में हैं। नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में बुल्स का दिखा दम, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। बैंकिंग मेटल शेयरों में भी अच्छी तेजी दिखी। आईटी रियलिटी ऑटो शेयरों में हुई बिकवाली। गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 8 विधायक। सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में सभी ने ली सदस्यता। बिहार के बेगूसराय फायरिंग कांड पर सियासी कोहराम। बीजेपी ने लगाया कुशासन का आरोप। कल होगा बिहार बंद। शूटिंग में 11 लोग घायल, 7 पुलिस वाले नपे। जैकलीन पर जांच का फंदा कसा। 200 करोड़ रुपए के मामले में दिल्ली पुलिस ने पूछे सवाल। ठग सुकेश से जुड़े हैं हीरोइन के तार। देश में 2 बड़े हादसे। अहमदाबाद में बन रही बिल्डिंग के लिफ्ट गिरने से 7 और पुंछ में बस हादसे में 12 की मौत, 25 घायल। और खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां के बेगूसराय में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। कल शाम बाइक सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग की। करीब 20 किलोमीटर के दायरे में वो गोलीबारी करते रहे। इसमें 11 लोगों को गोली लगी है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के 18 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, लेकिन 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस बेगूसराय जिले में जेल में बंद बड़े और पुराने अपराधियों से भी इसको लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किस गैंग से जुड़े हैं। क्या ये सिर्फ दहशत और वर्चस्व के लिए तो नहीं किया गया। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में बाइक सवारों की सरेआम फायरिंग पर सियासी बवाल बढ़ गया है। जंगल राज की वापसी और गुंडाराज का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने नीतीश कुमार को घेरा है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नजरअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। फायरिंग हो रही है जैसे आतंकवाद के जिनों में पंजाब और कश्मीर में फायरिंग होती थी। 11 लोगों पर गोली चला दी गई। कई की हालत खराब है और कई इसमें देहांत भी हुआ है एक व्यक्ति का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार किस दिशा की ओर जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाले जो लोग हैं उनको बिहार की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस घटना में जो घायल हुए हैं उन पीड़ितों का क्या कुछ कहना है। बछवाड़ा तरफ से आया, मारते निकल गया। मोटरसाइकिल से था। यह 5-10 में 5-15-10 में था। मोटरसाइकिल पे कितने लोग थे? 2 लोग थे। और अब बात अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की, जिनसे आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पूछताछ कर रही है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन और दूसरी आरोपी पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ हो रही है। पिंकी ईरानी ने मुख्य आरोपी सुकेश और जैकलीन फर्नांडिस का संपर्क करवाया था। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने जैकलीन के लिए सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। जैकलीन पर सुकेश से गिफ्ट लेने का आरोप है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी जैकलीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। वहीं अपडेट लेते हैं इस पूरे मामले पर असीम मनचंदा से। असीम, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जैकलीन से पूछताछ कितनी लंबी और हो सकती है? देखिए, जो ठगी का आरोपी सुकेश है वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है और उसके ऊपर और जो जैकलीन फर्नांडिस है उसके ऊपर उससे गिफ्ट लेने का आरोप है। इसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। आज तीसरा नोटिस जो है उनको जारी किया था। इससे पहले उनको
2 नोटिस जो जारी हो चुके थे। सोमवार को उनको बुलाया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुई। आज फिर वो उपस्थित हुई है। तब से लेकर अब तक जो लगातार जो पूछताछ जो चल रही है, ईरानी को सामने लेकर के, जिन्होंने सुकेश के साथ उनको मुलाकात करवाई थी, उनके सामने बिठा करके पूछताछ जो है वो चल रही है। तो काफी लंबी पूछताछ जो है अभी तक हो चुकी है। 5 से 6 घंटे की पूछताछ जो चल रही है और शाम तक ये पूछताछ जो हो सकती है। दिल्ली पुलिस जो है ठोस सबूत जुटाने की कोशिश जो है वो कर रही है कि कहीं ना कहीं ये इसका पूरा कनेक्शन था गिफ्ट लेने के पीछे, तो उसको लेकर के जांच दिल्ली पुलिस की उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और ये तो रही पूछताछ की बात जैकलिन फर्नांडिस से, और अब बात करेंगे गोवा की। दरअसल गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो समेत कांग्रेस के 8 विधायकों को सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल कराया गया। गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से बीजेपी गठबंधन के पास 25 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 11 विधायक थे। इनमें से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के नाम पर सरकारें तोड़ने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में 10 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं टूटे। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही, दूसरी पार्टी गलत कर रही है, एमएलए को खरीद रही है। लोकतंत्र में करोड़ों रुपए देकर विधायकों को खरीदना उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। ये लोग जो हैं ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं। हर राज्य के अंदर जा जाके एमएलए खरीद रहे हैं। जाहिर तौर पे फ्री में तो एमएलए खरीद नहीं रहे, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखाते हैं। और साथ में जैसे अभी हमें पता चला कल कि पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की 25-25 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदने की। गोवा के अंदर कितने कितने में खरीदे हैं ये तो वहाँ के एमएलए ही बता सकते हैं, या वहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि कितने कितने में खरीदे। ये अच्छी बात नहीं है। और अब बात मार्केट की करेंगे। मार्केट की 4 दिन की तेजी के बाद आज मार्केट में गिरावट देखी गई। हालांकि बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 224 पॉइंट गिरकर 60,347 और निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर 18,004 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो आज निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने 41,000 का आंकड़ा पार कर लिया। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग मेटल शेयरों में रही, तो वहीं आईटी, रियलिटी, ऑटो में बिकवाली देखी गई। इस साल जून के निचले स्तरों से बैंक निफ्टी ने करीब 30% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। बैंक निफ्टी का जोरदार सफर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो बैंक निफ्टी जो कि अब 41,000 के पार हो चुका है और अब नए शिखर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक बढ़िया रफ्तार बैंक निफ्टी ने दिखाई, और वो भी उस सिचुएशन सिनेरियो में जब किसी ने उम्मीद नहीं लगा रखी थी। करीब करीब 220 ऐसे सत्र जबकि बैंक निफ्टी वापस 41,000 के पार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। 27 अक्टूबर 2021 के बाद ये 41,000 का जो जोन है वो निफ्टी बैंक ने पार किया है। 41,830 ये निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड लेवल है, और उन लेवल से महज करीब करीब 200-300 अंकों के आसपास की दूरी, या फिर मोटा मोटा 1% के आसपास की दूरी पे ही इंडेक्स कामकाज कर रहा है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। 32,300 जो कि 14 जून को निफ्टी बैंक ने लेवल छुए थे, वहां से लेकर अब तक करीब 35% के आसपास का मूव दिखा चुका है। 41,600 के आसपास के मौजूदा स्तर पहुंच चुके, तो एक शानदार रिटर्न वहां पर आया। लेकिन ये तो रही इंडेक्स की बात। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ये सिचुएशन कहीं ज्यादा अलग रही। 10,000 अंकों के आसपास की बढ़त तो सिर्फ निफ्टी बैंक में देखने को मिल चुकी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप नजर डालेंगे तो निफ्टी बैंक में ऐसे कई सारे बैंक्स हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। सूची आपके सामने है। आईडीएफसी फर्स्ट 53% के आसपास रिटर्न, आरबीएल बैंक 45%, इंडसइंड बैंक करीब करीब 41% का शानदार रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा।
पीएनबी 33% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 33% ऊपर, फेडरल बैंक करीब 33% का मूव पिछले 3 महीनों के दौरान यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कुछ और ऐसे नाम जो कि शानदार तेजी में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस बात की जाए तो बंधन बैंक -6%, हालांकि कोटक और एयू स्मॉल फाइनेंस भी डबल डिजिट में अपना रिटर्न देने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा कुछ और पीएसयू बैंक्स की बात की जाए जो कि इस तेजी में काफी हद तक पार्टिसिपेट करके गए हैं, तो उसमें नाम आता है बीओबी का 40%, इंडियन बैंक 28%, यूनियन बैंक 28% और केनरा और सेंट्रल बैंक जैसे बैंक जो करीब 25% के आसपास तक का मूव देकर गए हैं। तो एक शानदार तेजी निफ्टी बैंक के अंदर और ऑलमोस्ट अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री से पूछा है कि आखिरकार वो क्या चीज है जो उन्हें भारत में नया निवेश करने से रोक रही है। वित्त मंत्री क्यों जता रही हैं ये चिंता, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव हो सकता है। मौजूदा पीएफआरडीए कानून के तहत राज्य अपनी सुविधा के मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम में एग्जिट नहीं कर सकते और केंद्र ने इसमें दखल देने के लिए इनकार कर दिया है। डिटेल लेते हैं इस पूरी खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या कुछ है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत उन सभी राज्यों के लिए बुरी खबर है जिन लोगों ने अपने राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया था। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले में अपने हाथ साफ तौर पर खड़े कर दिए हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस पेंशन फंड का जो रेगुलेटर है, उससे संपर्क करें। दरअसल वित्त मंत्रालय ने पीएफआरडीए से इस मामले में जवाब मांगा था। पीएफआरडीए ने इस मामले में साफ किया है कि जो मौजूदा पीएफआरडीए एक्ट है उसके तहत कोई भी राज्य या फिर कर्मचारी अगर एनपीएस के खाते में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के खाते में कोई भी अंशदान करता है तो उसमें उसके तहत जो एग्जिट की पॉलिसी है वो उसका कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कोई अगर एनपीएस में पैसा जमा कर चुका है तो ऐसे में उससे बाहर निकलने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए सभी राज्यों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, यानी कि पीएफआरडीए कानून में बदलाव करने के साथ साथ जितने भी बाकी राज्य जो कि नेशनल पेंशन स्कीम अपना चुके हैं उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि इससे मसला जो है जो अन्य राज्यों के हितों को भी एक तरह से अफेक्ट करता है। लिहाजा सिर्फ किसी जो राज्य खुद अपना ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं उनके लिए जो दूसरे राज्य हैं उनके हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा जो मौजूदा एनपीएस सिस्टम है उससे पुराने पेंशन स्कीम में जाना एक बड़ी चुनौती है, बड़ी परेशानी है और मौजूदा जो कानून है उसमें इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं है। तो लिहाजा जो राज्य अपने अपने राज्यों में ऐलान कर रहे हैं कि वो अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में लेके आएंगे, ये एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए नो सिग्नल है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आलोक आपका। और अब बात लॉजिस्टिक शेयरों की, जिसमें तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार जल्द ही नई लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने वाली है। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, बताएं क्या कुछ है एक्सक्लूसिव डिटेल इस पर? दरअसल प्रधानमंत्री 17 सितंबर को जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं, उस पॉलिसी के लागू होने के बाद ऐसा लगता है कि माल ढुलाई के मौजूदा तौर तरीकों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। इतना ही नहीं, माल ढुलाई का खर्च भी कम हो जाएगा और लॉजिस्टिक एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पॉलिसी के मसौदे को हमने पढ़ा है, उसे समझा है और प्रधानमंत्री इस पॉलिसी के तहत 4 खास स्टेप का ऐलान कर सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है आईडीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें 7 अलग अलग मंत्रालयों के 30 अलग अलग वर्टिकल जो हैं उसके डेटा को इंटीग्रेट करने पर जोर दिया जाएगा। यूलिप, जिसमें यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक के अलग अलग मोड जो हैं, साधन हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। ई लॉग यानी ईज ऑफ लॉजिस्टिक के काम करने के तौर तरीके को आसान करने पर जोर होगा। चौथा होगा सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप। किसी भी लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट को लागू करने में कोई भी दिक्कत आएगी तो ये ग्रुप तुरंत वहाँ पे दखल देगा, उस दिक्कत को दूर करेगा। और इस पूरे पॉलिसी का मकसद ये होगा कि अगले 5 साल में लॉजिस्टिक के तहत लागत जो है उसको घटाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के हिसाब से किया जाए, स्किलिंग पर खास जोर होगा, रोजगार के मौके बढ़ाने पर खास जोर होगा।
बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बकिंघम पैलेस में हो पाएगा क्वीन एलिजाबेथ के आखिरी दर्शन, बताएंगे आपको पूरी खबर ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ओमान के मस्कट में एयर इंडिया का एक विमान उड़ने से पहले ही खराब हो गया। रनवे पर विमान से निकलते धुएं को देखकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत आनन फानन में सभी यात्रियों को विमान से उतारा गया। विमान मस्कट से कोच्चि आने वाला था। डीजीसीए ने कहा है कि इंजन नंबर 2 में आग लगने की वजह से केबिन धुएं से भर गया। बोइंग 737-800 उसमें सवार थे पैसेंजर्स और 141 पैसेंजर्स उसमें सवार थे, जिनको स्लाइड की मदद से सुरक्षित वहां से निकाला गया। और गुजरात के अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी पांजरापो रोड पर एक तरीके से बन रही बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। 9वीं मंजिल पर काम चल रहा था। इस लिफ्ट के जरिए मजदूर सामान ढुलाई करते थे। संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी इलाके में मौजूद है, जहां पर ये दुर्घटना घटी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग से गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो 13वीं मंजिल पर सेंटिंग का एरिया था, वो सेंटिंग एरिया पर मजदूर खड़े थे और नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, तो सीधे वो ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरे। 7 मजदूरों की मौत बताई जा रही है और एक गंभीर रूप से घायल है। यहाँ पर जो मौके पर लोग हैं, उनका ये साफ कहना है कि ये बिल्डर है, उनकी कोताही है, इसीलिए ये पूरी दुर्घटना हुई है। श्रमिकों के पास हेलमेट भी नहीं था और जहां तक पुलिस का सवाल है, पूरी तफ्तीश शुरू हो गई है और बिल्डर के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। एक साथ 7 श्रमिकों की मौत से पूरे अहमदाबाद में हड़कंप है और शहर के बीचों बीच इस तरह की घटना और कोताही बरतने के मामले को लेकर प्रशासन भी हरकत में है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और आज जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में एक मिनी बस के खाई में गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 25 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मरने वाले लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे देने का ऐलान किया। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आज हिंदी दिवस है, लेकिन कर्नाटक में इसका भी विरोध देखने को मिला। जेडीएस ने कर्नाटक में हो रहे हिंदी दिवस के इवेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कल एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर कहा था कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए। बसवराज बोम्मई ने सदन में कहा कि सरकार कन्नड़ भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कन्नड़ को अनिवार्य करने के लिए कानून लाया जाएगा। और अब बात क्वीन एलिजाबेथ की, जिनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की कतार बकिंघम पैलेस के बाहर लगने लगी है। अगले 4 दिनों तक वेस्टमिनिस्टर हॉल में महारानी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिनिस्टर अब्बे में किया जाना है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस भी यात्रा में शामिल होंगी। पार्थिव शरीर को कल रात बकिंघम पैलेस लाया गया। बकिंघम पैलेस के वो रूम में उन्हें रखा गया है। और इस साल कौन सी जॉब स्किल्स रही हिट और भविष्य में किस स्किल में मजबूत होगा करियर, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।